मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए गुड बैठिए। आफ्टरनून। आपका नाम आनंद कुमार सिंह है? जी सर। आनंद, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम उन्हीं क्षेत्रों पर आपसे बात करें जिनमें आप सहज हों, तो परिचय में ये भी बताइए कि आप किन क्षेत्रों पर बात करना चाहेंगे हमसे, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया दीजिए। सर, जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। हिस्ट्री में सर मेरा ग्रेजुएशन है जी। उसके बाद सर मैंने UPPCS 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर जिला पंचायत में हुआ है। ठीक है। और सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम के थ्रू सर IRS इनकम टैक्स के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ज्वाइन कर लिया आपने? सर ज्वाइन किया, उसके बाद सर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया। EOL ले लिया जी। ये EOL क्या होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी? क्यों इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं लीव को? सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो CBDT के थ्रू रूल्स में प्रोवाइड किया गया है, इसके तहत। CBDT के रूल्स में है? ये तो भारत सरकार के रूल्स में ही है, मतलब सभी मिनिस्ट्रीज में है, सभी सर्विसेज में है। ये तो जी सभी सर्विसेज में है, पर जो IRS इनकम टैक्स के लिए रूल्स फॉर्म किया है वो CBDT ने फॉर्म किया। क्या रूल्स है बताइए सर। इसके थ्रू अगर कोई कैंडिडेट है, वो एग्जाम अगर नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, तो CBDT का ये प्रोविजन है कि वो ट्रेनिंग में रहते हुए एग्जाम नहीं दे सकता है, तो उसके लिए उसको लीव लेनी होगी। ये तो EOL एक तरह से कंपल्सरी EOL आपको मिल गई जी। लेकिन EOL वैसे क्या है, और ये आपके पूरे करियर में कितने साल मिल सकती है मैक्सिमम आपको? सर इस बारे में जानकारी है। और कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं आपको अपने करियर में? सर अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल लीव मिल सकती है। अच्छा, एक जैसे CL होती है। जी। CL जानते हैं क्या होती है? CL कैजुअल लीव है सर, पर वो पता नहीं सर क्या है। कितनी मिलती हैं साल भर में कैजुअल लीव्स? सॉरी सर। EL का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। CL EL पे तो सारी सरकार चल रही है। सरकारी नौकरी करने वालों का नहीं है तो सर सिस्टम में, तो इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। तो अभी आप EOL पे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे हैं। ये लीव असल में 5 साल तक मैक्सिमम आपके करियर में मिल सकती है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में ही मिलती है। थैंक। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कह देते हैं। ठीक है, कुछ और बात बताना चाहेंगे या मोटी मोटी बात हो गई है? सर मेरी हॉबीज़ को सर मैं बताना चाहूँगा। मेरी हॉबीज़ सर क्रिकेट खेलना है, पिताजी की कृषि कार्यों में सहायता करना है और आल्हा सुनना है। और आल्हा सुनना जी, जैसा सर आपने कहा कि अगर कुछ इंटरेस्ट ऑफ एरिया बताना हो, तो सर मैं चाहूँगा कि मेरे बैकग्राउंड पर और जो मेरी हॉबीज़ हैं उस पर सर क्वेश्चन किए जा सकते। ठीक है, तो आपकी बैकग्राउंड में हम ये मान लें कि आप जिस सर्विस में थे, जिसमें हैं, वो भी आपकी बैकग्राउंड ही है? जी, और फिर जहाँ से मैं सर बिलोंग करता हूँ वो भी है ना। तो मुझे ये बताएं कि जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट आपने इस बीच में पढ़ा कभी, या ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं कि वहाँ जाके पढ़ेंगे? सर एक उसका परिचय पढ़ा है, मोटा मोटा खाका आपको उसका आइडिया है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? इसका जिक्र अभी नहीं पढ़ा आपने? जी। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपने क्योंकि सर्विस ज्वाइन भी नहीं की है, तो आपसे इस सब पे ज़्यादा पूछना ठीक भी नहीं है। आपको ये पता है कि इनकम टैक्स में आजकल फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम शुरू हो गया है? जी। ये क्या है? सर फेसलेस असेसमेंट गवर्नमेंट ने जो एक तरीके से ऑनलाइन असेसमेंट का प्रोसीजर अपनाया है, जिसमें वो जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स ऑफिसर है उसके बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसको हटा करके इंटरनेट के थ्रू टैक्स असेसमेंट करके टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाना। अभी भारत के टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कुल प्रपोर्शन क्या है, हिस्सेदारी क्या है? टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। अभी टैक्स टू GDP रेशियो सर लगभग 11% के आसपास है, जिसमें लगभग 6% जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसमें है। पर जो कॉर्पोरेट सर टैक्स है वो इनकम टैक्स से सर ज़्यादा है। वो पर एक सर शायद 8 लाख करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा होता है और 7 लाख करोड़ के आसपास जो पर्सनल इनकम टैक्स है, तो कुल 15 लाख करोड़ के आसपास है। जी। और GST कितना होता है, उसकी तुलना में कितना है? GST सर अभी जैसे मार्च महीने में देखा गया कि 1.4 लाख करोड़ एक महीने में उसका हुआ। तो अगर इस एवरेज से, वैसे सर एक्चुअल तो मुझे नहीं पता है, पर मैं एवरेज लगाऊं तो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ रुपए। ठीक। पिछले फैंसी आपने अपने डैफ में लिखा है कि आप अपने स्कूल में संस्कृति ज्ञान परीक्षा में
शामिल हुए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में। ये क्या है सर? ये शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से आयोजित की गई एक परीक्षा थी, जिसमें उसमें भारतीय संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, वुमेन पार्टिसिपेशन, इन सब पे क्वेश्चन। संस्कृति क्या होती है और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है? किसी भी समाज की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें हम धर्म को जोड़ सकते हैं, भाषा है, संगीत है, इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ करके देखें तो उसे हम संस्कृत का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो भाषा, धर्म, ये सब संस्कृति है जी। और सभ्यता क्या है? सभ्यता सर जो किसी भी समाज का जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें हम जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं समाज के अंदर। व्यवस्थाएं जैसे धर्म भी तो व्यवस्था है। जी जी। भाषा भी एक व्यवस्था है। जैसे सर पहनावा ओढ़ावा को हम सभ्यता के अंदर जोड़ सकते हैं, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से फॉर्म हुए, बने, और जो हमारी देश की जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने बनाया, जो संसद है, इन सब चीज़ों को हम एक सभ्यता के तौर पर देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक सभ्यता है, पर पार्लियामेंट के अंदर कौन सी भाषा यूज करेंगे वो संस्कृति है जी। इस तरह से कह सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति की ऐसी 3 बातें बताइए जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने, और 3 ऐसी जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा न बने। सर पहली चीज़ तो जो वेस्टर्न संस्कृति में देखा जा रहा है कि विचारों की आज़ादी है, वो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे पूरी दुनिया को महत्व देना चाहिए। उसके साथ ही सर पश्चिम जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो वो हमें एक रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए सर। तीसरी चीज़ पश्चिम की जो सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए और इंस्टीट्यूशंस को जो मजबूती दी, तो वो मुझे लगता है जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और कौन सी ऐसी 3 बातें जो नहीं सीखना चाहेंगे उनसे? सर एक चीज़ तो सर जो देखा जाता है कि वहाँ पर नस्लवाद की भावना, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, आए दिन देखा जाता है। ठीक है, उससे हम दूर हट सकते हैं। दूसरा सर जो व्यक्तिवाद, हालांकि मैं कुछ सेंस में अच्छा मानता हूँ, पर जहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा व्यक्तिवाद हो रहा है, वहाँ परिवार की भावना टूट रही है, लोग अकेले रहें, तो जो सामाजिक सुरक्षा है वो कमज़ोर हो रही। तो हमें लगता है ये भारत इस मामले में बेहतर है और भारत को अपनी पुरानी व्यवस्था को जीवित रखना चाहिए। एक सांस्कृतिक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार का भविष्य क्या देखते हैं? अतीत में परिवार की भूमिकाएं कुछ अलग थी, आज परिवार की भूमिकाएं पहले की तुलना में कुछ अलग हैं। भविष्य में परिवार का अस्तित्व और रूप, इस पर क्या राय है आपकी? सर जब से वैश्वीकरण आया है तो संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही हैं, लेकिन अब जैसे समाज में देखा जा रहा है कि पुरुष और महिला दोनों वर्किंग हो रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड चला है कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रख रहे हैं क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करते हैं। तो हम न्यूक्लियर फैमिली के जगह अब कुछ मात्रा में संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था अगर भविष्य में डेवलप होती जाएगी और इसकी आशा भी की जानी चाहिए, तो वहाँ पर संयुक्त परिवार सर प्रासंगिक बनता जा रहा है। धर्म और संस्कृति का क्या संबंध है? धर्म संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति धर्म का हिस्सा है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं या काटते हैं एक दूसरे को, क्रॉस करते हैं? सर मुझे लगता है धर्म संस्कृति का एक भाग है। हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या हमारी जो पूजा पद्धति है कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में धर्म बताता है। और संस्कृति एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिसमें हम इन चीज़ों के साथ साथ रहने की जो व्यवस्था है, उसके साथ जो संस्कृति, संगीत है और भाषा, इन सबको जोड़ करके देख सकते हैं। वैसे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, क्या हम कह सकते हैं कि भारत में कोई एक संस्कृति ऐसी है जिसको भारतीय संस्कृति कहा जाए? क्योंकि अगर एक भारतीय संस्कृति है तो फिर हमें हिंदू, इस्लाम, ईसाईयत सबको उसका हिस्सा मानना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति से मतलब किस संस्कृति से है और उसमें विभिन्न धर्मों की भागीदारी कैसे होगी? सर भारतीय संस्कृति अगर कोई एक संस्कृति के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति जो विविधता में एकता है वो सबसे अच्छा टर्म है भारतीय संस्कृति को डिफाइन करने के लिए। गंगा जमुनी तहजीब क्यों कहते हैं इसको, उससे क्या मतलब होता है? गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ है कि जो हिंदू कल्चर है और मुस्लिम कल्चर है, इन दोनों को जो मिल करके एक व्यवस्था डेवलप हुई, उसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि भारतीय संस्कृति के 5 मूल तत्व बताइए जो इंडियन कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो 5 तत्व क्या होंगे? सर पहला तो जैसे सर मैंने कहा कि विविधता में एकता, वो हमें सभी धर्म जो जातियां हैं सबको एक मिल करके।
दूसरा सर जो भाषा है भारत की, बहुत विविध भाषा है, तो वो पहले पॉइंट में आ गया जी। विविधता में एकता तो वहाँ भी आ जाएगी, वैविध्य वहाँ भी है भाषाओं का। नहीं, जैसे कोई इंडिया के बाहर का व्यक्ति आपसे मिले और कहे कि यार मुझे थोड़ा समझाओ इंडियन कल्चर में क्या खास बातें होती हैं। अब वैविध्य तो ठीक है, उससे कुछ समझ में तो आया नहीं, वैविध्य सिर्फ इतना समझ में आया कि बहुत सारी कल्चर्स हैं जी। कोई कल्चरल ट्रेट अगर समझाना हो, कल्चरल एलिमेंट समझाना हो तो क्या बताएंगे? जैसे मुझसे वो पूछे, एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँगा कि भारत में लगभग मेजॉरिटी में लोग मानते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म विश्वास भारतीय संस्कृति में सामान्यतः मिलने वाला विश्वास है जी। ऐसी कुछ चीजें आप बताएं जो आपको लगता हो कि भारतीय संस्कृति को ठीक से रिप्रेजेंट करती हैं। एक तो जो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है सर, उसमें हम कह सकते हैं कि जो एकम सद बहुधा विप्रा वदंति की जो एक भावना है कि हम डाइवर्सिटी में, और जो डायलॉग है जिसमें विविधता है, उस चीज घुमा फिरा के वहीं ला के रोक रहे हैं बार-बार, तो ठीक है। और बताइए। उसके साथ सर, जैसे आपने पुनर्जन्म कहा, तो उसके साथ एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा जी, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, वो जो एक मूल जो भारतीय संस्कृति की धारा है उसमें माना जाता है कि आत्मा है, और उसके थ्रू ही पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को सर डिफाइन किया गया है। इसके बाद सर बाकी सर वो विविधता वाले ही टॉपिक्स आकर के ऐड हो रहे हैं बार बार। ठीक है, आप पूछिए। आनंद, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। उत्तर प्रदेश में आजकल एक्सप्रेस वेज का निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा है जी। मैं जानना चाहता हूं कि हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या अंतर होता है? सर हाईवे में सर वो चूंकि स्टेट और सेंटर दोनों हाईवेज का निर्माण करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वेज अभी देखे गए हैं कि वो ज़्यादातर स्टेट ने ही निर्माण किया, हालांकि सेंटर भी उसमें निर्माण कर रही है। और दूसरा सर जो उसकी चौड़ाई है हाईवे की, वो एक्सप्रेस वे से सर कम होती है। और बाकी सर सही है जो बता रहे हैं सर, बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस सर मुझे नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप अपने पिताजी की मदद करते हैं कृषि में, तो आपके परिवार के पास जोत का आकार कितना है? सर मेरे पिताजी लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास खेती भूमि है। तो किस रेंज में आएंगे वो? छोटे सीमांत या किस में कहा जाएगा? सर लघु किसान कहा, लघु किसान कहा जाएगा। वेरी गुड। देखिए, भारत में जो कृषि है, अधिकांश किसान तो छोटे और सीमांत हैं जी, लेकिन ऐसे किसान हैं जो बहुत धनी हैं, रिच हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब उन किसानों पर कर लगाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है सर एग्रीकल्चर पर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स जरूर लगना चाहिए। जो जैसे आपने सर कहा, सुपर रिच जो किसान हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। इससे हमारा जो टैक्स का दायरा है वो भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ सर मैं ऐड करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो दूसरे सोर्सेज से इनकम करते हैं उसको एग्रीकल्चर इनकम में शो कर देते हैं, तो टैक्स चोरी भी सर इससे रुक सकती है। करना चाहिए सर मुझे तो लगता है कोई संवैधानिक प्रावधान हमें बदलने पड़ेंगे ऐसा करने के लिए, या फिर आसानी से इनकम टैक्स एक्ट में हमने कुछ चेंज किया और टैक्स लगना शुरू हो गया कल से? संवैधानिक प्रावधान के बारे में सर मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स के लिए संविधान में राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कई राज्यों ने सर लगाया भी है। आयकर किसके दायरे में आता है, राज्य या केंद्र? सर केंद्र के दायरे में आता है। तो यदि हम बात करें कि कर लगेगा कृषि के आय पर, तो कौन लगाएगा वो, केंद्र या राज्य? सर इसमें राज्यों को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो 7वीं अनुसूची के थ्रू उसमें एग्रीकल्चर आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया आप है। ये कई कह राज्यों रहे ने हैं सर जी कि आयकर राज्य सरकार लगाएगी? सर एग्रीकल्चर पर आयकर तो बराबर ही है, जी, आयकर तो ही अल्टीमेटली। जी क्या आप श्योर हैं इस बात पर? सर जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे लगता है मैं सही। क्या आयकर लगाती है राज्य सरकार? सर जैसे बिहार में सर एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स वो लगाते हैं, जहाँ तक सर मुझे पता है। कुछ राज्य सर लगा रहे हैं। चलिए, आप मूवी देखते हैं, पिक्चर्स? जी। टिकट आपने कभी ली होगी, परचेज की होगी? जी। उस मूवी की टिकट पर कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? सर एक टैक्स तो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। अभी लगता है वो? सर वो जीएसटी में आगे उसको मर्ज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ राज्यों ने कश्मीर फाइल्स जब मूवी आई तो उसको टैक्स फ्री कर दिया। जी। जब जीएसटी लगता ही है तो राज्य अलग से टैक्स फ्री कैसे कर सकता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझ नहीं पाया मैं। सर जैसे पहले था इंटरटेनमेंट टैक्स, वो राज्य के दायरे में आता था, तो राज्य सर उसको माफ कर देते। वो तो हो गया जी। लेकिन जीएसटी तो एक कॉमन टैक्स है, तो राज्य सरकार अलग से उससे कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं? सर इसका सर प्रोसीजर मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, टैक्स हेवन क्या होते हैं? सर टैक्स हेवन ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर
कंपनीज टैक्स, वहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता है, और कंपनीज अपने वहाँ पर हेडक्वार्टर्स खोल करके अन्य जगहों पर ऑपरेट करते हैं। कोई देश का नाम बता सकते हैं आप जो टैक्स हेवन हो? सर इसमें मॉरिशस का नाम लिया जाता है, उसके अलावा जो पनामा कंट्री है उसको तो नाम पनामा लिया जाता है। पेपर्स क्या है? ये पेपर्स कहाँ से आ गए बीच में, कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? सर पनामा पेपर्स में ऐसे लोगों के नाम डिस्क्लोज किए गए थे जिन्होंने वहाँ पर अपनी इनकम को वहाँ पर उन्होंने जमा कर रखा था, तो वो जो सुपर रिच लोग थे उनके नाम को डिस्क्लोज किया गया था। क्या मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में, क्या विदेशों में मान ली गया, मैं एक एम्बेसडर हूँ, मैंने वहाँ सर्विस की, कुछ साल रहा, मेरा बैंक खाता वहाँ पर है, तो क्या ये इलीगल है बैंक खाता खोलना बाहर? सर इस बारे में मुझे जो लीगल प्रोविजंस नहीं पता है। एक कॉमन सेंस भी, क्या मतलब मुझे किस कानून के तहत मना कर सकते हैं आप? क्योंकि मैं बाहर रहा 10 साल, तो बैंक खाता मेरा होगा ही जी। तो क्या बाहर खाता खोलना इलीगल है या नहीं है? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है आपकी? सर मुझे लगता है इलीगल नहीं होना चाहिए। तो फिर ये पनामा पेपर्स सुर्खियों में क्यों है? फिर जब खाता खोलना इलीगल है ही नहीं, तो मेरा खाता बाहर था, वो डिस्क्लोज हो गया, तो इसमें इतना हुला बुलू किस चीज़ का है? सर चूंकि जिन्होंने इंडिया में इनकम की और भारत में उनको टैक्स जमा करना था, वो टैक्स उन्होंने चोरी कर करके वो पनामा जैसे देशों में उन्होंने जमा कर रखा था, तो वो टैक्स चोरी का सर बेसिकली मामला है कि उन्होंने अपने टैक्स जो फाइल होना था वो नहीं किया इंडिया में। अच्छा, ये बैंक वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? वायर ट्रांसफ़र कहते हैं हम, नहीं आइडिया है? देखिए, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि आप डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद ईरान के पास क्या विकल्प हैं भारत से व्यापार करने के? किन साधनों के माध्यम से व्यापार कर पाएगा वो? एक तो सर है कि वो ईरान की जो करेंसी है और भारत की करेंसी, उसके बीच वो एक्सचेंज करके कर सकते हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने यूरो के थ्रू एक रास्ता दिया था कि आप यूरो के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा रास्ता सर, हम जिस तरह से जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो उसके थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये बताइए, वित्त आयोग की सिफारिश आपने सुना होगा, क्या है वित्त आयोग? सर वित्त आयोग आर्टिकल 280 के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो केंद्र के वित्त को केंद्र और राज्यों के बीच और पंचायतों को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करने का सलाह 2020-21 की अगर हम बात करें तो जो सकल कर प्राप्ति है करीब 23 लाख करोड़ के आसपास की थी जी, उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को दिया गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन कौन से करों से जो धन है केंद्र का वो राज्यों को दिया जाता है? क्या सभी कर आते हैं, आयकर, निगम कर, या कुछ ऐसे कर हैं जिनसे ही पैसा उनको दिया जाता है? सर जैसे आयकर, निगम कर है, इन करों से तो केंद्र की ही इनकम होती है, वो केंद्र सरकार के टैक्स हैं। और सर कुछ टैक्स है पर उस बारे में सर मैं अवेयर नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। आनंद जी, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, उत्तर प्रदेश तो घूमा होगा आपने? जी। चलिए एक टूरिस्ट सर्किट बनाइए 6 किन्हीं भी स्थानों को का उपयोग करते हुए। सॉरी, 6 किसी भी स्थानों का, कोई से भी जो हेरिटेज साइट्स हों, कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स हो। मैम पहली साइट तो मैं बताना चाहूँगा बहराइच के पास में ये शरावस्ती, तो वो बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसके साथ ही मैम जैन धर्म और आजीवक भी वहाँ पर, तो आजीवकों का केंद्र भी रहा है, तो एक केंद्र वो सर मैम मान सकते हैं। दूसरा केंद्र मैम जो गोरखपुर है, गोरखपुर में गोरखनाथ धाम है, तो उसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर हम डेवलप करके उसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा मैम उधर से हम आगे बढ़ें तो वाराणसी जो एक कल्चरल साइट है और उसका हिस्टोरिकल बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वाराणसी को हम मैम मान सकते हैं। उसके साथ ही चौथा जो है वो हम प्रयागराज को मैम ऐड कर सकते हैं, उसका जो संगम है और जो प्रयागराज के मंदिर हैं उनको हम एक कल्चरल साइट के तौर पर डेवलप करके जोड़ सकते हैं। चौथा मैम आगरा को हम जोड़ सकते हैं, वो जो मुग़ल विरासत है और ताजमहल है वो एक तरीके से जो पर्यटन स्थल के तौर पर, विरासत के तौर पर वो आ सकता है लाइन उसमें। 6 को मैम हस्तिनापुर साइट है, उसको भी हम टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप कर सकते हैं, उसका भी महाभारत काल में इम्पोर्टेंस था और ऐसी अभी एक्सकेवेशंस में भी पाया जा रहा है वहाँ पर सच, तो उसे हम डेवलप कर सकते हैं। और क्या यूपी बहुत बड़ा नहीं है, क्या उसे छोटे स्टेट्स में नहीं बांट देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए? मैम यूपी ज़रूर बड़ा है, पर राज्यों का बंटवारा डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं तो अगर जो हिस्टोरिकल
एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे हमने राज्यों का बंटवारा किया, 3 राज्य बनाए 2000 में, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो उन एग्जाम्पल्स को हमें देखना चाहिए कि क्या उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट किया। नहीं, आप बताएं क्या उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट किया। मुझे लगता है मैम जो झारखंड और उत्तराखंड का डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, वो जिस सोच के साथ सरकार ने किया था उस मार्ग तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। छत्तीसगढ़ ने ज़रूर कुछ प्रोग्रेस की है, जो सोशल सेक्टर में उनका प्रोग्रेस ठीक ठाक मैम रहा है। तो आपके हिसाब से नहीं बांटना चाहिए। मुझे लगता है मैम कि जो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी के लिए हम बांट रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए बांट रहे हैं, तो जो राज्य के अंदर ही सब डिविजन्स होने चाहिए। आप मुझे बताएं बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से कोई ऐसी कल्चरल या वो डाइवर्सिटी यूपी में है नहीं, तो बांटने की कोई तुक बनता नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये IRS IT में आप हैं, वहाँ पे फेसलेस असेसमेंट का नया टेक्नोलॉजी आई है, उससे IRS ऑफिसर्स को क्या क्या नुकसान हुए हैं? IRS ऑफिसर्स को तो इसमें कोई नुकसान ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है इससे सिस्टम को और ऑफिसर्स को दोनों को फ़ायदा ही है। फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे मैम ये है कि जो एक टैक्स कंप्लायंस में देरी होती थी वो दूर होगी। दूसरा, जो एक तरीके से टैक्स कंप्लायंस में माना जाता था कि रेड टेपिज्म बहुत है, तो वो उससे कम होगा। तीसरा, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स और टैक्स पेयर्स के बीच होता था, तो उससे जो करप्शन होता था वो भी कम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लग रहा है मैम फ़ायदे हैं। अच्छा, हिस्ट्री के भी आप छात्र हैं, अगर आज के दौर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कौन सी 3 चीज़ें मुख्य होनी चाहिए, उस हिस्ट्री में होनी चाहिए? आज के दौर की अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो मैम मुझे लगता है जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसमें डाइवर्सिटी है, वो हमें कि जो कंसेंट है वो आ रहा है, तो उसको हमें ज़रूर लिखना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की विविधता है उसको हम संजोए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैम, जो जिस तरह से हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम था। मुख्य बातें बताएंगे भाई, ये इवेंट ज़रूर आना चाहिए, ये इवेंट ज़रूर आना चाहिए, तो कौन से ऐसे 3 इवेंट हैं जो ज़रूर आने चाहिए आज की दौर की हिस्ट्री में? इवेंट्स, मैं ट्रेंड्स की बात मैं कर रहा था, पर इवेंट्स तो अगर पास में देखा जाए तो जैसे जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हो रहा है, वो उसको हम ज़रूर अपने हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए हैं जी। क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करनी चाहिए? स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई करना है या पॉलिटिक्स करना है, और किस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है तो उसके क्या दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं? मैम, मेरा टेक है कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। इससे जो हम जिस डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना हो करके हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ किस तरह से डीपन हो, उसके तौर पर हमें इसको देखना चाहिए। और इसके दुष्प्रभाव में मैम अभी जैसे कुछ घटनाएं देखी गई कि जहां क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो मतलब कैंपसेस के अंदर भी जा चुकी है। उसके अलावा पैसों का जो प्रभाव है, तो जो बाहुबली है, माफिया हैं, उनके आने की संभावना पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू बन जाती है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, ये आल्हा सॉन्ग्स क्या होते हैं, जो आपका शौक है? जी मैम, ये बुंदेलखंड का एक लोक काव्य है जिसको वीर रस में गाया जाता है। और ये आल्हा और उदल नाम के 2 सेनापति थे मैम, जो परमाल जो राजा थे चंदेल किंगडम के, उनके ये सेनापति थे, उनकी वीरता के इसमें गाथे गाए। जल्दी से कुछ सुना दीजिए, 2 पंक्ति। मैम, इसमें एक वर्सेस है कि बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही न जाए, एक कमारे 2 मिर जाओ में तीसर खौफ खाए मिल जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आनंद जी, शाम में अवध और सुबह ए बनारस, परिचित हैं आप इन शब्दों से? जी। क्या अर्थ है इनका? मैम, शाम में अवध माना जाता है कि जब यहाँ पर नवाबों का शासन था तो शाम को अवध के नवाब निकलते थे घूमने के लिए, कई बाग उन्होंने बनाए हुए थे, तो वो बहुत ही शोभायमान होता था, तो लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे नवाब की सवारी को। और सुबह ये बनारस में है मैम कि जो वहाँ सुबह गंगा घाट पर जो आरती होती है, और उसके साथ ही जो सूर्योदय का जो
तो जो सूर्य का उदय होता है वो बनारस, जो गंगा है गंगा के उस पार से होता है, तो घाट से उसका दृश्य जो पानी से उठ करके किरणें आती हैं वो बहुत मनोरम बनता है। अच्छा, आप बनारस में रहे हैं तो आपने बनारसी पान भी जरूर खाया होगा। खाया है? 2 बार खाया है। क्या विशेषता है बनारसी पान की, क्यों इतना प्रसिद्ध है वो? मैंने 1 ही 2 बार खाया है। वो मीठा पान जिसे बोलते हैं, जिसमें तंबाकू नहीं होता है। तो पर ये है मैम, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मैंने पान खाया नहीं, तो कंपैरेटिवली मैं टेस्ट के बारे में बता नहीं सकता। नहीं मतलब पान तो भारत के लगभग हर शहर में मिलता है, फिर बनारस का पान इतना प्रसिद्ध क्यों है? मीठा पान भी लगभग हर शहर में मिलता है और उसमें सारी वही चीजें प्रयुक्त की जाती हैं जो बनारस में की जाती हैं, फिर ऐसा क्या है जो वो इतना प्रसिद्ध हो गया? अब इस बारे में अच्छा, आप किन्हीं 2-3 ऐसे फिल्मी गानों के नाम बता सकते हैं जिसमें बनारस शब्द का प्रयोग किया गया हो? मैम एक तो है खाई के पान बनारस वाला, वो ये है। एक मैम अभी हाल फिलहाल में एक गाना आया था कि सुबह बनारस करके, उसमें एक मैम लाइन है कि शाम में अवध सुबह बनारस, वो मैम एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा ठीक है। आप राजा सुहेलदेव के नाम से तो परिचित ही होंगे। एक राजा के रूप में उनकी सामाजिक स्वीकृति पे क्या विवाद है? मैम राजा के तौर पर सामाजिक स्वीकृति में विवाद उनकी यह है कि बहुत सारे जो समाज के लोग हैं जो अलग अलग समाज से अपने को जोड़ते हैं, तो कोई उनको मानता है कि वो राजपूत थे, कोई वर्ग कहता है कि वो राजभर थे, और कुछ लोग उनको पासी समाज का भी मानते हैं। तो ये विवाद मैम है। अच्छा ठीक है, आपका नाम आनंद है, आप बताइए आनंदित होने और प्रसन्न होने में क्या अंतर होता है? मैम आनंदित होना मुझे लगता है प्रसन्नता का एक हाईएस्ट लेवल है, जहाँ पर हम अगर जो मेंटल जो एक तरीके से पीस है अगर हम उसे पाते हैं तो वो एक आनंद की अवस्था है। और प्रसन्नचित होना कई बार जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं उसके थ्रू भी आती है। आपने बताया आल्हा बुंदेलखंड का गीत है और आप तो बहराइच में रहते हैं, फिर आपने कहाँ सुना आल्हा? बहराइच में ही सुना। अच्छा, बहराइच में ही सुना। कुछ प्रमुख आल्हा गायकों के नाम बताइए। मैम एक लल्लू चौहान करके, लल्लू वाजपेयी हैं, वो उन्नाव के रहने वाले हैं, वो आल्हा गाते हैं, तो मैं मोस्टली उन्हीं का सुनता हूँ। और एक फोक सिंगर हैं संजू बघेल, जिन्होंने न्यू स्टाइल में आल्हा का गायन किया है। अच्छा, क्योंकि आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के कुछ ऐसे नाम बताइए जो छात्र राजनीति से निकले और फिर उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में अपनी जगह बनाई। मैम इसमें पहला नाम तो पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। और दूसरा नाम मैम हेमवती नंदन बहुगुणा का है, और तीसरा एनडी तिवारी। ये 3 लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले और नेशनल पॉलिटिक्स में जगह। और अभी समकालीन में कोई है ऐसा? समकालीन में मैम कोई भी अगर आप याद कर पा रहे हो तो। अब यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैम एक्टिव थे। कौन? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की राजनीति में, मतलब देश की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसने जीत लिया उसने लगभग आधी जंग जीत ली है ना भारत की केंद्र की राजनीति की। ऐसा क्यों है? इसमें मैम एक कारण है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो अगर यहाँ पर जिसका ज़्यादा प्रभाव हो गया तो एक तरीके से परसेप्शन का निर्माण होता है कि अब बहुमत जो जनमत है वो इस पार्टी के तरफ है। तो इसकी जो ज़्यादा सीटें होना लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है ये एक कारण है जो परसेप्शन को बनाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग निकले हैं, आप किन्हीं 5 लोगों के नाम बता सकते हैं? मैम हिंदी साहित्य में अगर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के अंदर। दूसरा मैम प्रेमचंद, बहुत बड़ा नाम है। तीसरा रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार हैं, तो उनका बहुत योगदान हिंदी साहित्य के अंदर है। चौथा मैम दूधनाथ सिंह हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए हैं। पांचवा मैम काशीनाथ सिंह है, वो हिंदी में उपन्यास उन्होंने लिखा है। धन्यवाद। आनंद जी। आनंद कृषि से भी जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि पिताजी की मदद करते हैं और आप आईएएस के एस्पिरेंट भी हैं, इतिहास के विद्यार्थी भी हैं, जहाँ परिवर्तन ही परिवर्तन है पूरा। तो भारतीय कृषि में भविष्य क्या देखते हैं आप कि किस तरह के हमारी जो कृषि प्रणाली है आने वाले समय में चेंज हो जाएगी और महत्व बढ़ जाएगा, इसका महत्व डिक्लाइन कर जाएगा, क्या होगा? सर मुझे लगता है कृषि का महत्व बढ़ेगा ही। स्वरूप सर जिस तरह से अभी हम जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करते हैं,
उसकी बजाय मुझे लगता है जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कृषि का मशीनीकरण बढ़ेगा, तो हम जो नकदी फसलें हैं उनकी तरफ सर बढ़ेंगे। और दूसरा इसमें जो परिवर्तन है, जो जैसे सरकार के थ्रू प्रयास भी किया जा रहा है कि दलहन और तिलहन की फसलों की तरफ हमारा रूपांतरण हो सकता है। तो मतलब हम कुल मिलाकर पारंपरिक कृषि में ही रहेंगे? नहीं या सर, तकनीकी स्तर पर कोई परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? जी तकनीकी स्तर पर जरूर सर परिवर्तन हो रहे हैं। क्या? जैसे कृषि का मशीनीकरण मैंने कहा सर, अभी वो बढ़ भी रहा है, हालांकि कम है, पर सरकार कोशिश कर रही है कि जिस तरह से ड्रिप और स्प्रिंकलर से हम इरिगेशन करें, उसके बाद ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग जो मशीनें हैं वो उसका भी प्रयोग हो। हालांकि अभी हम जो छोटे यंत्र हैं उनका ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जोत है वो बहुत बड़ी नहीं है। ठीक। और कौन कौन सी तकनीकें प्रयोग में लाई जा सकती है कृषि में? सर जो मैंने कहा इन तकनीकों का प्रयोग कर ये तो मशीन हो गई है, ये मशीन की कैटेगरी में सारी आ जाती है। और कौन सी तकनीक हम प्रयोग में ला सकते हैं? सर तकनीकी सर मशीन से ही मैं जोड़ पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी, क्या उसका प्रयोग हम कृषि में कर सकते हैं आने वाले समय? कैसे कर सकते हैं? सर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसमें हम ब्लॉकचेन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो ई-नाम मंडियां हैं। क्या होता है ब्लॉकचेन? सर ब्लॉकचेन एक तरीके से एक खाता है जहां पर बहुत सारे लोग अपना एक अकाउंट एक तरीके से रखते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा जी। और बिग डेटा क्या होता है? सर जो डेटा है वो अगर बहुत लार्ज स्केल पे हो तो उसे हम बिग डेटा उसका भी प्रयोग कृषि में कर सकते हैं? जी कैसे कर सकते हैं? सर जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, तो उसमें हम जो ट्रेंड्स हैं जो सोसाइटी के अंदर, वो हम डेटा के थ्रू एनालाइज करके कि किस जगह पर किस चीज़ की फसल की उत्पादकता अधिक हो रही है या उसकी विशेषता है, तो वो हम वहाँ पर उस तरह की टेक्नोलॉजीज को अप्लाई कर। आजकल एक टर्म यूज किया जा रहा है डिजिटल एग्रीकल्चर। जी। क्या होता है ये? अभी तक आप जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल एग्रीकल्चर की तो कर रहे हैं? जी। अच्छा, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, नहीं जानते आप? कोई बात। ये बताइए कि उद्योगों की अगर बात करें तो एक उद्योग आता है सनशाइन इंडस्ट्री, नाम सुना है आपने? सर उभरते हुए उद्योग के बारे में अगर ये है तो अच्छा। तो ये भारत में अगर मैं आपसे 5 उद्योग पूछूं कि जो सनशाइन इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, तो कौन कौन इंडस्ट्री होंगे वो? सर पहला तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा सर आईटी इंडस्ट्री को रख सकते हैं। बस 2 ही उद्योग हैं जो भारत में आने वाले समय में हो सकते हैं? और भी हैं। कौन से? बहुत सारे, मतलब एक तो और बताइए। बाकी से रिकॉल। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि चाइना की जो भौगोलिक स्थिति है, अवस्थिति है, लोकेशन है उसका, वो वैश्विक नीति, उसकी जो विदेश नीति है, विश्व पर प्रभाव है, उसमें उसकी भौगोलिक अवस्थिति का कितना रोल होता है? अगर उसका ऐसा भूगोल नहीं होता तो उसका ये प्रभाव नहीं होता। इस सेंस में आप कुछ बताइए कि भौगोलिक अवस्थिति के चलते चाइना प्रभावशाली कैसे हो जाता है? सर भौगोलिक अवस्थिति के कारण प्रभावशाली होने का अगर हम देखें तर्क, तो जिस तरह से चीन का जो साउथ चाइना सी है या ईस्ट चाइना सी में जो प्रभाव है वो उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हो गया। ठीक है। दूसरा सर जो चाइना के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनको मिनरल्स के थ्रू, तो भारत में भी है, भारत में भी तो है रिसोर्सेस। हाँ, पर मुझे लगता चाइना में सर जो मिनरल रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा हैं और उसके वो एक जो वैश्विक डोमिनेंस है वो उसमें भी उसकी वो महत्वपूर्ण भूमिका सर निभा रहा है। और बाकी जैसे चाइना का अगर हम रसिया या इंडिया जैसे देशों के साथ जो उनकी सीमा है, तो एक तरीके से वो बड़े देशों के साथ उनकी सीमा मिल रही है। तो उससे क्या होता है? भारत की भी सीमा सबसे बड़े देश के साथ मिलती है, चाइना के साथ, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट तो है। इतना ही सर बता दो। अच्छा ठीक है। अभी आप बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, तो बुंदेलखंड की एक समस्या होती है पानी की समस्याएं उसके साथ हैं जल संकट की समस्या। बुंदेलखंड में आर्थिक रूप से अगर देखें तो संसाधनों का भविष्य क्या है? वहाँ पर संसाधनों की संभावना क्या है? बेसिकली क्या संसाधन है वहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन? जी मिनरल रिसोर्सेज सर बुंदेलखंड में तो काफ़ी हैं। कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? सर जैसे ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उसके अलावा सर जैसे एक जो कैल्शियम है या चूना पत्थर है, इसकी भी वहाँ पर मात्रा है। तो ये सारे रिसोर्सेज सर वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, भारत में यूरेनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। हमारे जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें यूरेनियम यूज़ करते हैं या थोरियम यूज़ करते हैं? सर इसमें यूरेनियम का यूज करते हैं। थोरियम हम क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं सर? जबकि भंडार जी दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भंडार हमारे पास है।
सर इसका कोई टेक्नोलॉजिकल मुझे वो एस्पेक्ट नहीं पता है, पर सर एक मैं इसमें गेस सर करना चाहूँगा। सर जो यूरेनियम जो प्लांट्स हैं, वो जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो यूरेनियम का यूज करने के लिए उस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। तो थोरियम को अगर हम यूरेनियम में कन्वर्ट करें तो उसका यूज हो सकता है। थोरियम को कन्वर्ट कर सकते हैं यूरेनियम में? मैं सर अवेयर नहीं उस बारे में। ठीक है सर। आनंद ये बताइए कि आप आल्हा ऊदल की जो गीत हैं वो गाते हैं, संस्कृति आपका विशेष क्षेत्र है ही पढ़ाई लिखाई का। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी स्थान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसमें कल्चर भी होती है। किसी स्थान के लोग बचपन से क्या सुनते हैं, किस तरह के गीत गाते हैं, उससे उनका माइंड बनता है, उसी माइंड से उनके सपने तय होते हैं, और उन्हीं सपनों से तय होता है कि समाज का विकास होगा या नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी समाज का विकास इस बात से तय होता है कि वहां किस तरह के गीत बचपन से सुने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आल्हा ऊदल के गीतों ने या आल्हा गीतों ने बुंदेलखंड के आर्थिक पिछड़ेपन में एक बड़ी भूमिका निभाई है? जो आल्हा ऊदल का गीत है, ये माना जाता जो सामंती व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं ये उसको जो प्रचारित करता है और उसका गुणगान करता है। गुणगान भी, फिर बच्चों को सिर्फ ये सिखाना कि आपको युद्धवीर होना है, लड़ाई झगड़ा करना है और किसी भी लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ के भाग लेना है, न कि आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना है, न कि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जाना है, न कि आपको समतामूलक समाज का विकास करना है। तो एकेडमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कृषि की डेवलपमेंट, उनके बजाय युद्ध करने की मानसिकता का विकास लगातार हो, इससे उस समाज के विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर जरूर पड़ेगा, मैं इससे सर सहमति रखता हूँ। लेकिन एक कारण तो यह है, पर और भी बहुत सारे कारण हैं जो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के पिछड़ेपन में है। आप मुझे 2-3 कल्चर की तुलना करके समझा सकते हैं कि वहाँ के लोकगीतों ने वहाँ की कल्चर को कैसे फायदा पहुँचाया या नुकसान किया? जैसे सर जो बिहार में जैसे छठ गीत गाए जाते हैं, तो अगर हम उससे तुलना करें जो बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है, तो छठ एक तरीके से आध्यात्मिक है और उसमें जो सांस्कृतिक जो भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो प्रदर्शित होती है। तो आज एक तरीके से वो वैश्विक स्वरूप उसने प्रदान कर लिया है। तो एक वो है सर। दूसरा सर जो बंगला गीत हैं, बंगला गीत जो आज़ादी जिस तरह जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उन्होंने एक तरीके से नेशनल मूवमेंट में बहुत प्रेरक भूमिका निभाई देशभक्ति को जगाने के लिए। तो वो एक बंटवारे की जगह उन्होंने एक यूनिफाइंग जो फैक्टर है उसके तौर पर सर काम किया। तो एक ये सर इसको देख सकते हैं। और सर जैसे जो मराठी गीत है जो चलिए, बुंदेलखंड में जो गीत है वीरता के ना, वीरता का ही एक रूप उद्यमशीलता भी है जी। उद्यमशीलता वो वीरता है जो आर्थिक क्षेत्र में काम आती है। अगर आपको वहाँ का प्रभारी बनाया जाए, कलेक्टर बनाया जाए किसी जिले का बुंदेलखंड में, आप क्या कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो वीरता की भावना है वो उद्यमशीलता में कन्वर्ट हो सके? इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वहाँ के लोगों को जो उनमें जो क्षमता है, तो एक तो वाटर का जो वहाँ जल की समस्या है सर, तो उनमें जो वीरता की भावना है, जो एक ओज की भावना है जो उनके गीतों से आती है, उसको हम प्रेरित करके जो जल संरक्षण की तकनीकियाँ हैं, जैसे तालाब है, इस सब तरह के निर्माण में उनको हम सर प्रेरित कर सकते हैं उसके थ्रू। दूसरा सर बुंदेलखंड में जो भावना वीरता की भावना है, उसके थ्रू हम उनको प्रेरित करके वहाँ के बच्चों को अधिक से अधिक सेना में या जो पुलिस फोर्सेस है उसमें भर्ती होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वो एक आर्थिक स्रोत उनके कमाई का सर बन सकता है। ठीक। आखिरी सवाल ये बताइए, जैसे आनंद आपका नाम है जी, 5 ऐसे आनंद बताइए हिरार्की में कि मेरे लिए सबसे ऊंचा आनंद ये है, नंबर 2 पे ये आनंद है, नंबर 3 पर ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, अपने ही जीवन के अनुभव से या सपनों से। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर मुझे लगता है पहला जो मेरा जो सबसे फर्स्ट आनंद होगा, वो अगर कुछ मुझे आध्यात्मिक अनुभूति होती है, आध्यात्मिक आनंद जी, मोक्ष जैसा आनंद नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे? नंबर 2 पर सर है कि अगर मैं जिस पोस्ट पे जा रहा हूँ वहाँ पर मैं लोगों के लिए कुछ, अगर उनके जीवन में बदलाव के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ, तो वो एक आनंद। इसको परोपकार का आनंद कह लेते हैं जी। ठीक है, तो नंबर 2 पे हो गया परोपकार का आनंद, आध्यात्मिक परोपकार का आनंद। नंबर 3 पर? तीसरा सर आनंद ये होगा कि अगर मैं
जो मेरा जीवन है, जो मैं उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हूँ, उससे अपने माता पिता या अपने जो घर वाले हैं उनके जीवन में किस तरह से मैं बदलाव ला पा रहा हूँ सकारात्मक। तो जिस लेवल में सकारात्मक बदलाव लाऊंगा सर, उस तो अपने परिवारजनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आनंद। जी ठीक है। चौथा आनंद सर, जिस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो वो मेरे लिए एक सफलता का आनंद। पांचवा सर, अगर जो भी उपलब्धियां मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ उसके थ्रू जो मैं सुख सुविधाएं अपने लिए अर्जित करूंगा तो वो तो ऐन्द्रिक सुखों का आनंद या भौतिक सुविधाओं का आनंद। ठीक है आनंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बैठिए। आनंद बाबू, पिछली बार कितने नंबर मिले थे? सर 184। आपके लेवल से थोड़े से कम है। आपका लेवल जो मैंने पिछली बार एज्यूम किया था 190 का किया हुआ था। जी शायद मैंने कहा भी था आपसे पिछली बार। जी कहा है ना। आपके लेवल बहुत अच्छा है, पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ है। और वो ठीक भी है, जब सिलेक्शन होता है ना तो चेहरे की चमक थोड़ी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस का लेवल कम हुआ। नहीं आज का जो असेसमेंट आपकी परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी कम है, लेकिन उसकी वजह आप नहीं है। जी अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि परफॉर्मेंस आपकी वैसी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन उसकी वजह पहली तो ये कि लंच के बाद का पहला इंटरव्यू है जी, और लंच के बाद के इंटरव्यू में कैंडिडेट भी और मेंबर्स भी थोड़ा एनर्जी लेवल कम रहता है। दूसरा, आपका इंटरव्यू चला है लगभग 49 मिनट, आमतौर पर 30 मिनट के आसपास चलता है। बहुत लंबे इंटरव्यू में कैंडिडेट भी थक जाता है, फिर उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होने लगता है, बहुत स्वाभाविक है। हमने वो सब डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन जब हमने डिस्कस किया कि कहाँ कमी रही, तो ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कहाँ कमी रही। इसका मतलब है कि कुल मिला के उस माहौल की कमी रही होगी जो इसमें बना। एंट्री आपकी शानदार है, ड्रेस शानदार है, लेकिन टाई तो आपकी ये नहीं है ना सर? यही मैं पिछली बार भी सर पहन के गया था। देख लो, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको रखिए, क्योंकि ब्लू पे ब्लू ना उतना मज़ा नहीं आता जी। हालांकि टाई की वजह से ना तो आप IAS बने हैं और ना ही टाई की वजह से नहीं बनेंगे IAS, ऐसा भी नहीं है। ये तो इसलिए होता है कि निगाह ना जाए उस पर, एकदम परफेक्ट लगे ताकि उस पर दिमाग ही ना जाए। तो यदि संभव हो तो डार्क मैरून और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन जो होता है स्ट्राइप्स वाला, वैसा पहनिए। ब्लू सूट पर बड़ा अच्छा लगता है वो, और बड़ा फॉर्मल लगता है। जब आप जाएंगे भारतीय सरकार में ना, तो सरकार में जब भी कोई टाई मिलेगी आपको पहनने के लिए, हमेशा देखेंगे और स्ट्राइप्स वाली मिलेगी। वो फॉर्मल टाई मानी जाती है ऑफिशियल दुनिया में, तो चाहे तो वो कर लीजिएगा। ठीक है। इनकम टैक्स पे जितना आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की नहीं है सर्विस की, उतना आपको पता है। लेकिन अब जैसे कब है आपका इंटरव्यू PSC में? 26 को। तो आपके पास 7 दिन करीब हैं अभी। तो मेरे ख्याल है कि एक आध दिन पूरा 10-12 घंटे इनकम टैक्स पे लगाइए। जी। इनकम टैक्स एक्ट के जो मुख्य 10 प्रोविजंस हैं या 20 हैं, कि CA से बात कर लीजिए, उन 20 का कम से कम नाम पता हो, सेक्शन पता हो कि सर ये सेक्शन है। ज़्यादा नहीं पता, मैंने शौक से देखा तो मुझे ये पता लगा, इतना पता हो। अब EOL आपने खुद बोला है और EOL नहीं है, पता नहीं क्या होता है। थोड़ा सा एक बार ना सरकारी नियम देख लीजिए कि CL क्या है, EL क्या है, EOL क्या है, क्योंकि जैसे ही आप EOL बोलेंगे संभावना है कि पूछ लें आपसे वो जी। और EOL से फिर तो किसी भी छुट्टी पे आ सकते हैं। तो मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, तैयारी कर लीजिए इसके बारे में। संस्कृति को लेकर मैंने जितने सवाल आपसे पूछे, मैंने पाया कि आप जनरली अच्छे बता रहे हैं। बस भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, 4-5 थोड़ा सा देख लीजिए। टैक्सेशन के मामलों में आप कहीं कहीं फंस रहे हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स में तो आपसे GST भी पूछा जाएगा, मनोरंजन कर भी पूछा जाएगा, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वही पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। तो टैक्सेशन पर आप एक आध दिन लगा सकते हैं पढ़ने के लिए। यूपी को लेकर मुझे जनरली फाइन लगा, रिवाइज आप कर ही लेंगे इस बीच में। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था आनंद वाला, 5 लेवल्स, वो बहुत ही अच्छा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले में आपका स्टैंड बहुत अच्छा था जी। आल्हा उदल वाले में इंफॉर्मेशन का लेवल भी ठीक था। और जो मैंने उनमें पूछा, आप कह सकते हैं कि हाँ सर, मतलब लोक संस्कृति से इकोनॉमिक्स पे असर तो पड़ता ही है, कभी कभी फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ वो युद्ध वीरता को उद्यमशीलता में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीरता के ही 2 रूप हैं। जी।
बस शायद ये प्रयास बहुत व्यवस्थित रूप से भी हुआ नहीं है। अगर वो हो जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अफेयर्स पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार मतलब ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो 7 दिन कम भी नहीं होते, रिवाइज कर लीजिए। जो अच्छी बातें हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे मामला फंस गया था जी, है ना, सर ने चैलेंज कर दिया, आपके पास स्टैंड क्लियर था, ये आपको टेस्ट कर रहे थे कि सच में पता है कि नहीं पता है, आपने ठीक से मैनेज कर लिया। कई बच्चे घबरा के बोलते मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं, तो आपने कहा कि सर जहाँ तक मैं जानता हूँ यही है, एकदम ठीक है। जहाँ हमको पता है कि आप ठीक हैं, सामने कोई कितना भी दबाव बनाए, झुकना नहीं है, बस विनम्रता से बात को टाल देना है, जैसे आपने किया, परफेक्ट स्टैंड था। केवल 2 सुझाव हैं। एक जगह थोड़ा सा ना आपकी भाषा कठोर हो गई थी, जैसे उत्तर प्रदेश की बंटवारे की बात चल रही थी जी, आपसे पूछा कि आपकी राय क्या है। एक तो ना बहुत घुमावदार उत्तर मत दो, सीधा स्टैंड लो जहाँ जहाँ ऐसी बात है। अंत में बहुत घुमा फिरा के आपने कहा कि मतलब इसको बांटने की तुक नहीं बनती जी। अब कोई मेंबर पूछा कि बांट दें कि आपके तुक नहीं बनती, तो उससे मेंबर को लगता है कि मैंने गलत सवाल पूछने लगता है। मुझे भी लगा थोड़ा हल्का शब्द यूज किया है ना, हाँ, तो वो बस अच्छा लग गया तो अच्छी बात है। दिक्कत वहाँ है जहाँ किसी को लगता भी नहीं ठीक तो बोला उसी टाइम सर मुझे महसूस हुआ था, पर अब यूज हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ, फिर उसको ठीक करने की भी तुक नहीं बनती जी, कैसे ठीक करेंगे उसके बाद। दूसरा, एनर्जी लेवल आपका जनरली बहुत अच्छा रहता है, पिछले साल बहुत अच्छा था, इस बार थोड़ा सा डाउन था, स्पेशली आधे इंटरव्यू के बाद। तो एक कारण तो होगा कि इंटरव्यू लंबा चला, क्या और भी कोई वजह थी? सर एक वजह सर मुझे लगती है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उसमें मैं उतना स्ट्रांग नहीं, नहीं वो ठीक है, सामान्य बात। तो वो सर हो सकता है वो प्रेशर आ गया। फैक्चुअल में सारे ही ऐसे होते हैं भाई, किसी से नहीं होते। 5 लोग बैठे हों, एक व्यक्ति से फैक्चुअल सवाल पूछें अगर, कौन सारे जवाब दे देगा? तो जब भी फैक्चुअल सवाल आए ना, बहुत सारे जवाब ना हो तो मन पता क्या सोचना, इनको भी नहीं आता फिर मन ठीक रहेगा। मतलब जो पूछ रहा है शायद उसको भी ना आता हो, पूछने में क्या जा रहा है। तो मन में ये विश्वास रखना कि अगर ये सवाल इनसे पूछे जाए बारी बारी बिठा के, ये भी नहीं दे पाएंगे जवाब सबका, तो मन सुकून में रहेगा। डरना नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी बना के रखो, आवाज़ थोड़ी ऊंची रखो जैसी आपकी है बेसिक आवाज़। तो आखिरी फेज में लगा कि वो मिस हो रहा है, जबकि वो आपका यूएसपी है, और स्ट्रॉन्ग यूएसपी है वो आपका। तो मेरी इच्छा ये है कि इस बार आप 200 नंबर क्रॉस करें, जो कि आपके लिए एकदम आराम से संभव है। आज की परफॉर्मेंस सच में थोड़ी सी मतलब शायद 180-185 के आसपास की होगी, लेकिन आपका लेवल 200 वाला है, तो उसे आप मेंटेन कीजिए। कोई सवाल आपके मन में है तो पूछिए। सर वही जो सर आपने एड्रेस किया, वही टैक्सेशन से रिलेटेड मेरे इश्यूज थे सर, कि वो वहाँ पर मैं बहुत टाइम है। अब उस तरह से सर मैंने पढ़ा नहीं है, और 1-2 जगह मुझे जैसे सर आपसे भी मैंने पूछा तो उसमें यही सजेशन था कि बहुत डीप में वो जाएंगे नहीं। हाँ, तो बाकी मेंस के लेवल पे सर पढ़ा है, पर बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट की वो जैसे सर ने वो पनामा पेपर्स के पूछे वो चीजें, जैसे तो इनकम टैक्स एक्ट के मेन 10-15 प्रावधान आइडिया हो बस आपको, ताकि आप थोड़ा सा बोलने के बाद कहें कि सर मैं अभी ट्रेनिंग पे गया नहीं, मुझे पढ़ना है, अभी तो मैंने वैसे रुचि से पढ़ा है जी। क्योंकि सीधे कहना कि अभी नहीं गया हूँ, नहीं जानता हूँ, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा बताने के बाद सॉरी बोले, इतना ही सिर्फ। और बाकी टैक्सेस भी, जैसे वही मनोरंजन कर अब कैसे लगता है, तो कुछ नहीं है, जीएसटी है, मनोरंजन कर के नाम अब जीएसटी हो गया, इतना ही मामला है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले कि जीएसटी है, स्टेट के पास पावर है कि स्टेट के अंदर जीएसटी कितना लगाना, ये पावर स्टेट के पास है। तो स्टेट ने तय किया कि इस फिल्म पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो वहाँ जीएसटी नहीं लग रहा। पहले उसका नाम मनोरंजन कर था, जीएसटी हो गया। जीएसटी की स्लैब्स अलग अलग है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि जो मनोरंजन कर वाला था उस पर यह स्लैब लग जाएगी जी, तो उतने स्लैब का एक टैक्स आपने वहाँ पर हटा लिया, तो आपका राइट है। ठीक है जी। और कोई सवाल? सर बाकी तो सर आपने एड्रेस किया। बाकी आल्हा वाला गीत गा के जाओ जी, है ना, जो मर जाई है खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खाई है मांस, जो मरी है यूपीएससी में तो तुम्हारा नाम अमर हो जाए। याद किया सर, अमर हो गया, याद है मुझे 10-12 याद कर लिए ना अच्छे। हाँ, वो सुना देना, उसको सुन के सबका खून गर्म हो जाएगा, वहाँ पर मजा आ जाएगा। सर हैंड मूवमेंट सर को लेकर के कुछ नहीं, एकदम सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हैंड मूवमेंट में करूं तो वो चुभने वाला कहीं ना हो जाए, तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, आपने किया तो भी नहीं किया तो भी, हमें ध्यान नहीं किया मैंने सबसे अच्छा वो है कि ध्यान ही ना जाए, हमारा ध्यान गया ही नहीं, तो जैसा था ठीक था एकदम। तो ठीक है, फिर से एकदम ऐसे रहो जैसे हो, ठीक है जी, शुभकामनाएं। थैंक यू।